हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने एक नई क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। आप लोगों को जैसे पता है कि एग्जाम आने वाला है, तो उसी को देखते हुए ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न इस क्लास में रखे गए हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ए 347, बी 348, सी 343 और डी 345। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 343। देखो, 343 में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी। इसमें कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी, और जो लिपि होगी, संघ की जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, ये दिसंबर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे 343। क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? ए च छ ज झ, बी ट ठ ड ढ, सी प फ व भ और डी त थ द ध। तो देखिए, आप लोग अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने कंठ के बारे में, तालव्य के बारे में, मूर्धन्य के बारे में और दंत के बारे में और ओष्ठ के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, ये इन सब के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि जो कहलाते हैं वो होंगी ऑप्शन बी। यह जो है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां है। तो चौथे जो ये क्या है? चौथे जो ये क्या है? तो ये है तालव्य। तालव्य। ठीक। तो तालव्य है। और प फ, ये प फ व भ ये क्या है? ये ओष्ठ से होगा। ये जो है ओष्ठ। ओष्ठ। ओष्ठ से होगा। और त थ द ध, ये जो है दंत से होगा, दंत। ठीक। ये मूर्धन्य से पता चल गया ना, मूर्धन्य से ही। तो आपका दो का आंसर क्या होगा? दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्धन्य से ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? ए 343 से 351, बी 434 से 315 और सी 443 से 135 और डी 334 से 153। तीन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो तीन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 343 से लेके 351 तक। तीन का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? ए क, बी ट, सी ज और डी ठ। मतलब इनमें से कौन कौन सी ध्वनि जो है वो सघोष है और महाप्राण भी है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि अघोष अघोष सघोष किसे कहते हैं। देखो, तो अघोष अघोष जो है वो एक और दो, मतलब क और ख, ये अघोष। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देख समझा दे रहा हूँ। क और क, ख, ग, घ और ये अंग। तीन में से देखिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे पहले एक नंबर, दो नंबर पर, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और पांच नंबर। तो इनमें से जो एक और दो नंबर जो है वो हो जाएंगी अघोष।
ये अघोष कहलाएंगे, अघोष। और बाकी ये 3, 4, 5 नंबर ये क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे, ये सघोष कहलाएंगे। और अगर अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो अल्प प्राण में क्या होता है? अल्प प्राण में 1, 3 और 5 आता है। 1, 3, 5 ये अल्प प्राण कहलाता है, और 2 और 4 की अगर बात करें ये महाप्राण कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। तो देखिए इनमें से जो है ज, जैसे कि च, छ, ज, झ, इ। ये क्या है? यहाँ पे मतलब ध्वनि है। तो च और छ ये क्या है? ये दोनों तो अघोष है, लेकिन ये सघोष, ये सघोष भी है, सघोष भी है। और ये 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 ये क्या है? ये महाप्राण भी है। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज। यहाँ पे 4 आंसर होगा ना, यहाँ पे 4, तो यहाँ 4 का सी आंसर ज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? मतलब इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? ए आ, बी ई, सी ई और डी अ। मतलब इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका आंसर क्या होगा 5 का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आ जो है वो पश्च स्वर है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम है वो कौन सा है? ए में पहले लिखा है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। बी में लिखा है पहले प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, फिर पाली। और सी में पहले अपभ्रंश, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर हिंदी। और डी में पहले हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो 6 का आंसर क्या होगा? अच्छा देखिए 6 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले पाली आएगी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि निम्नलिखित वर्गों के उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। ए में है क, बी ख, ये सी ग और डी घ। मतलब यहाँ पे ध्वनि है, यहाँ पे इनके गुण बताए गए हैं, तो उनके साथ क्या करना? सुमेलित करना। तो इनमें से ध्वनि गुण में कौन से? सघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, फिर सघोष अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण और सघोष अनुवांशिक। तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर जो है वो क्या होगा? तो देखिए अभी इसके पहले जल्दी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है कौन सा सघोष होता है, कौन सा अघोष होता है। और नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए मैं इसको बता रहा हूँ। क, क क्या है? यह एक अघोष है। क क्या? ये एक अघोष है। और अघोष क्या? अघोष अल्प प्राण है क। तो क का 4, क की क्या हो जाएगा? 4 हो गया, अघोष अल्प प्राण। ख, ख की अगर बात करें तो ये क्या है? ये अघोष ये भी है, लेकिन ये है महाप्राण। तो ख जो है अघोष और महाप्राण, अघोष और महाप्राण। तो ये भी हो गया ख का 2। तो देखिए और ग, ग क्या है? ग है सघोष अल्प प्राण, ये सघोष है और क्या है? अल्प प्राण भी है। और घ, अगर घ की बात करते हैं सघोष महाप्राण है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 2, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब यहाँ पे जो है ग्रंथों के नाम लिखे गए हैं, यहाँ पे उनके मतलब कि लेखकों के नाम लिखे गए हैं। तो इसमें कामता प्रसाद गुरु जी हैं, किशोरी दास वाजपेयी हैं, सी में उदय नारायण तिवारी और डी में रामविलास शर्मा। ग्रंथों की अगर बात करें तो एक में लिखा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, 2 में हिंदी व्याकरण, 3 में हिंदी भाषा और समाज, 4 में हिंदी शब्दानुशासन। मतलब कि कौन सा ग्रंथ किस ग्रंथकार का है 8 में से?
क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कामता प्रसाद गुरु के इनका जो ग्रंथ है वो है हिंदी व्याकरण। एका दो, एका दो किस में है? ऑप्शन बी में है। बस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किशोरीदास वाजपेयी इनके अगर ग्रंथों की अगर बात करते हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन। और उदय नारायण तिवारी की अगर बात करें तो इनका हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और रामविलास शर्मा की अगर बात करें तो इनका हो जाएगा भाषा और समाज। क्या है? भाषा और समाज। देखिए फिर से एक बार रिवीजन, कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण, किशोरी दास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन, और उदयनारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और रामविलास शर्मा भाषा और समाज। आठ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? जो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है वो कौन सा है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, और डी छोटा नागपुर। तो देखिए मुंडा भाषा परिवार का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। स्वर ध्वनिया, ए में स्वर ध्वनि, बी में तालव्य ध्वनिया, सी में अल्प प्राण ध्वनिया, और डी में अघोष ध्वनिया। और यहाँ पे ध्वनियां दी गई हैं, तो मतलब स्वर ध्वनि इसमें कौन सी है, तालव्य ध्वनि कौन सी है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी, और अघोष ध्वनि कौन सी है? तो क्या करना है आपको? मिलान करना है 10 का। तो देखिए स्वर ध्वनि किस क्या है, आप लोगों को तो आसानी से पता हो स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। स्वर किसे कहते हैं? देखिए अ से लेके अफी अंगा तक, अ से लेके अंगा तक मतलब ये स्वर ध्वनि होती है। तो देखिए, तो यहाँ पे स्वर ध्वनि हो जाएगी ये अ आ इ ई उ ऊ, ये सब है ना, तो ये स्वर ध्वनि है। व्यंजन ध्वनि आप लोग पता है क से लेके क्या तक व्यंजन ध्वनि होती है। तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि किसे कहते हैं? मैंने बताया ना, तालव्य ध्वनि जो है च छ ज झ, ये तालव्य ध्वनि होती है। तालव्य ध्वनि ए का 5 ओ बी का 5 हो जाएगा। अल्प प्राण ध्वनि किसे कहते हैं? अल्प प्राण, मैंने आपको बताया कि 1 3 और 5, 1 3 और 5 ये अल्प प्राण होते हैं। तो 1 और 3 और 5 किसमें है? किसमें है? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 का तो है इसमें क त प स, क और त फिर प और ट। अघोष ध्वनि मतलब कौन सी इसमें से? इसमें से अघोष ध्वनि कौन सी है? अघोष ध्वनि हो जाएगी ऑप्शन दो, एक मतलब डी का 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 5 3 2 10 का। क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन में 11 में लिखा है कि इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे बोलियां दी गई, यहाँ पे उनके क्षेत्र दिए गए, मतलब कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। बोली में कौन कौन से? ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली और अवधी। ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली और अवधी। और क्षेत्र में छपरा, छपरा बिहार में पड़ता है, सुल्तानपुर, बरेली, अलीगढ़, दरभंगा। मतलब कि इनमें से बरेली, अलीगढ़, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, और दरभंगा और छपरा ये बिहार में पड़ता है। ठीक, तो इनमें से कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है? कौन सी बोली जो है कहाँ बोली जाती है? ब्रजभाषा, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रजभाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है?
तो वो बोली जाती है अलीगढ़ में। देखो मथुरा के आसपास की जितनी भी बोलियां हैं वहां पे ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक ना, तो ए का 4 हो गया, ए का 4। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी आप लोग को खुद पता है कि बिहार के छपरा जिले में भोजपुरी बोली जाती है। ये बहुत ही मतलब कि आप लोग को ये लगभग में पता ही रहना चाहिए। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? वो छपरा में बोली जाती है। मैथिली, मैथिली जो वो दरभंगा में बोली जाती है। मैथिली भाषा दरभंगा में बोली जाती है। और अवधी जो है सुल्तानपुर, अवधी जो सुल्तानपुर में बोली जाती है। ठीक, तो ए का 4, बी का 1, किसमें? ऑप्शन बी में है। तो 11 का ऑप्शन बी सही है। 4-1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? ए भक्ति सागर, बी सुख सागर, सी काव्य सागर और डी प्रेम सागर। मतलब खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ 12 का? तो वो हुआ प्रेम सागर में। ऑप्शन डी सही है 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ए अष्टम, बी सप्तम, सी नवम और डी दसम। मतलब कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा 13 का? तो हो जाएगा ऑप्शन ए अष्टम अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जो ग्रीम नियम है वो किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी रूसी और डी हिंदी। तो ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनि से संबंधित है? तो वो है जर्मन। ऑप्शन ए सही है 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 में इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। फिर यहाँ पे बोली और उनके बोली क्षेत्रों से क्या करना है? सुमेलित करना है। मतलब कि बोलियां और फिर बोली, यहाँ पे बोली दी गई, यहाँ पे बोली क्षेत्र दिया गया है, तो उसको क्या करना है? मिलान करना है। बोली में कौन कौन से? बांगरू, भोजपुरी, कुमाऊनी और खड़ी बोली। और क्षेत्र में कौन सा? अलीगढ़, मेरठ, अल्मोड़ा, छपरा और रोहतक। देखिए अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन को अगर ध्यान दिया है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो है आराम से आप लोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं भोजपुरी। अब जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया कि भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? वो बोली जाती है छपरा में। बी का 4, आप लोग देखिए कि बी का 4 किसमें है? बी का 4 है इसमें, बी का 4 इसमें है। तो आप लोग इसी तरह अनुमान लगा देंगे कि ऑप्शन जो है ए सही है 15 का, जो कि बी का 4 और कहीं नहीं है। यहाँ पे बी का 4 कहीं नहीं है, तो इसीलिए बी का जो 15 का जो ए है वो आपका आंसर हो जाएगा। बांगरू जो है रोहतक में बोली जाती है, भोजपुरी जो है छपरा में बोली जाती है, कुमाऊनी जो है अल्मोड़ा में बोली जाती है और खड़ी बोली जो है वो मेरठ में बोली जाती है। तो 15 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी नाग लिपि और डी हिब्रू लिपि। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है 16 का? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी मैथिली और डी ब्रज। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? इनमें से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है 17 का? तो देखिए ये मैथिली बोली जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। मैथिली बोली जो है वो बिहार में बोली जाती है। तो 17 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है पुराने हिंदी नामकरण किसने किया है? पुराने हिंदी नामकरण किसने किया है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल और सी ईसा अल्लाह खां और डी चंद्रधर शर्मा घुलेरी।
तो 18 का आंसर क्या होगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ए 26 जनवरी 1950, बी 14 सितंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947 और डी 14 सितंबर 1955। 19 का आंसर क्या है? तो देखो, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो वो मिली थी 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर के दिन ही हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? ए कामता प्रसाद गुरु को, बी रामचंद्र वर्मा को, और सी भोलानाथ तिवारी और डी किशोरीलाल दास को वाजपेयी। मतलब कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी और किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। ऑप्शन ए सही है 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। फिर यहाँ पे बोलियां हैं, यहाँ पे उनके भौगोलिक क्षेत्र, उनके साथ क्या करना है? मिलान करना है। उनके साथ क्या करना है? हड़ौती, हड़ौती, भुवेली, गढ़वाली और डी कन्नौजी। यहाँ पे क्षेत्र में कौन कौन से है? पहला में उत्तराखंड, दूसरा में उत्तर प्रदेश, तीसरे में राजस्थान, चौथे में मध्य प्रदेश और पांचवे हरियाणा। तो 21 का आंसर क्या होगा? तो हड़ौती कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोलियों का जो भौगोलिक क्षेत्र वो क्या है? तो वो है राजस्थान। इकतीन, इकतीन किस में है? तो सी में है, बस हो गया। बघेली, बघेली कहाँ? बघेली का क्षेत्र क्या है? तो वो है मध्य प्रदेश। बघेली बोली का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश है। गढ़वाली, गढ़वाली बोलियों का जो भौगोलिक क्षेत्र वो क्या है? वो है उत्तराखंड। और कन्नौजी, कन्नौजी की अगर बात करें तो इनका जो भौगोलिक क्षेत्र वो है राजस्थान। ठीक, 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि निम्नलिखित विधि के क्रियाओं के रूप में उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब निम्नलिखित विधि की क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। ए में है करो, सी में करहूं, सी में है करो और डी में करा। मतलब करो ये किस किस मतलब कि किस बोली में आती है, और करहो किस बोली में आती है, करो किस बोली में, करा किस किस बोली में आती है। यहाँ पे अपभ्रंश है, भोजपुरी है, अवधी है, बांगुर है, अब्रज है। क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? इसको 22 का मिलान करना है। तो देखो, करो, करो ये किस में है? ये बांगुरु में है। करो ये बांगुरु में है। करहूं, करहूं किस में है? वो है अवधि में। करो, करो की बात करें तो ये है ब्रज में। और करा, करा जो है ब्रज भोजपुरी में होगा। करा भोजपुरी में होगा। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 फिर 3। तो ऑप्शन ए सही है 22 का। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? ए महाभाष्य, बी अष्टाध्यायी, सी योग वशिष्ठ और डी बृहस्पति नीतिशार। मतलब कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का? तो हो जाएगा ऑप्शन बी अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? ए प्रत्यय, बी पद, सी धातु और डी उपसर्ग। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो 24 का आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी पद का। क्वेश्चन नंबर 25 में कि निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है?
निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? ए बचपन, बी लड़के, सी मातृत्व और डी एकता। 25 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लड़के में। 25 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब यहाँ पे कुछ काव्य की पंक्ति दी गई है, वह जो पंक्तियां वो किस भाषा की है उन्हीं के साथ सुमेलित करना है। ठीक, पंक्ति में ए में लिखा है जसुमती हरिपाल ने झुलावे। देखिए ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, जसुमती में हरिपाल ने झुलावे। इसकी जो इस पंक्ति की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। इस पंक्ति की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। इस पंक्ति की जो भाषा है वो है अवधि। ए का 3 और बी का 5 किसमें है? तो वह है ऑप्शन ए में है। और अतरंगी स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की, यह है डिंगल भाषा। इस पंक्ति क्या है? डिंगल भाषा है। सी का 1 और देख दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीन है लग। इसका है दक्षिण। डी का 2। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कि निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए। ए आयु, बी ऑयल, सी आवा और डी आयो। मतलब यहाँ पे क्रिया रचना को उनकी सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे भाषा कौन कौन सी? अवधि, ब्रज, अपभ्रंश, पाली और भोजपुरी। मतलब कौन सी क्रिया रचना किस भाषा की है, तो उसको क्या करना है? मिलान करना है 27 का। तो देखो आयु, आयु आयु जो है वो किस भाषा का है? आयु जो है वो किस भाषा का है? तो वह है अपभ्रंश का। एक का 3। आयल, आयल ये किस भाषा का है? क्या अभी आयल ना, मतलब कि अभी आया नहीं, भोजपुरी में बोला था क्या आयल ना का? तो आयल यह है भोजपुरी। बी का 5। ए का 3 और बी का 5। आवा ये अवधि है कि आवा, आ मतलब कि आइए, आयो, आयो ये क्या है? ये ब्रज। डी का 2। ठीक, आयु जो है अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा का है। और आयल ये भोजपुरी का है। आवा अवधि का है, आयो ब्रज का है। तो 27 का ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब कि जो शब्द है उनके संधि के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। शब्दों में निरोध, दीर्घाकार, सदाचार और प्रत्येक, यहाँ पे संधि दी गई है। दीर्घ संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि, अवृद्ध संधि, व्यंजन संधि। मतलब शब्दों को उनके संधि के साथ क्या करना? सुमिलित करना है। 28 का। तो देखो निरोग, निरोग क्या है? निरोग है एक विसर्ग संधि। ए का 3 निरोग। दीर्घाकार, दीर्घाकार क्या है? यह है दीर्घ संधि। दीर्घाकार दीर्घ संधि। ए का 3 और बी का 1। ए का 3 और बी का 1 क्या है? तो ऑप्शन 28 का ऑप्शन बी सही है। और सदाचार है व्यंजन संधि और प्रत्येक जो है वो है यड़ संधि। तो 28 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? ए शोरसानी अपभ्रंश, सी पश्चिमी प्राकृत, सी अपभ्रंश और डी प्राकृत। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो 29 का आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए शोरसानी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 30, लिखा कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है।
भरत मुनि ने जो है अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? ए लोक भाषा, बी जन भाषा, सी देश भाषा और डी अशुद्ध भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो वो दिया है देश भाषा। ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं आपको डेली अब ऐसे क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।